आज की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के पास पैसा है, पावर है और खरीदे हुए पॉलिटिशियंस हैं, पर उनके पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है। ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन मैनेज करता है। अमेजोन पूरी दुनिया का लॉजिस्टिक कंट्रोल करता है, पर अगर यह किसी देश पर फिजिकली कब्जा करने की कोशिश करे तो एक हफ्ते में इनके सीईओ जेल के अंदर होंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कोई आम कॉरपोरेशन नहीं थी। यह एक ऐसी स्टार्टअप थी जिसने 2 लाख सोल्जर की प्राइवेट आर्मी खड़ी की और फिर उस आर्मी का यूज करके ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा होस्टाइल टेक ओवर एग्जीक्यूट किया। यह कोई बोरिंग हिस्ट्री लेसन नहीं है, यह एक केस स्टडी है कि जब तुम एक फॉर्चून 500 कंपनी के बोर्डरूम को एक ड्रग कार्टेल की माफिया विंग के साथ मिला देते हो तो क्या तबाही आती है। ऑफिशियल स्टोरी यह है कि वो लोग इंडिया में मसालों का ट्रेड करने आए थे, पर यह झूठ सिर्फ कुछ दिन चला। फिर उन्हें एक बेसिक बिजनेस रियलिटी समझ आई कि जब तुम्हारे पास कैनन्स हैं तो मसालों के लिए पैसे क्यों देना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिजनेस का अल्टीमेट हैक ढूंढ लिया था, पायरेसी। उन्होंने इंडिया पर एक रात में कब्जा नहीं किया, उन्होंने लॉन्ग गेम खेला। उन्होंने देखा कि इस सब कॉन्टिनेंट के नवाब और राजा महाराजा ईगो में अंधे होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टर की भाषा में उन्हें एक ऐसा मार्केट दिखा जिसे इजिली डिसरप्ट किया जा सकता था। उनकी स्ट्रेटजी थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि एक राजा को फंड करो ताकि वो अपने पड़ोसी पर अटैक करे, फिर दोनों साइड को अपने वेपन्स बेचो और जो हारे उससे टैक्स कलेक्ट करो। यह प्रॉफिट लूप उन्होंने 50 साल तक रिपीट किया। 1757 आते आते वो कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं बची थी, वो एक क्रिमिनल सिंडिकेट बन चुके थे जिसका लंदन शेयर मार्केट में अपना एक स्टॉक टिकर था। और अब उन्हें अपना सबसे बड़ा शिकार मिलने वाला था, बंगाल। मीट रॉबर्ट क्लाइव, द ओरिजिनल कॉर्पोरेट ट्रेडर। आज के फाइनेंस वर्ल्ड में अगर तुम्हें कोई कंपनी खरीदनी हो तो तुम मार्केट से कैपिटल रेज करते हो। क्लाइव के पास एक सस्ता तरीका था, उसने सीधा सामने वाली कंपनी के सीईओ को खरीद लिया। बंगाल उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर इकोनॉमी था। उसके रूलर सिराजुद्दौला के पास 50,000 सोल्जर्स थे, क्लाइव के पास सिर्फ 3,000। किसी भी लॉजिक से क्लाइव का जिंदा बचना नामुमकिन था, लेकिन क्लाइव ने आर्मी से लड़ने का रिस्क नहीं लिया। उसने उसके जनरल को ही खरीद लिया और उस जनरल का नाम था मीर जाफर। क्लाइव ने उसको गद्दी का ऑफर दिया इस शर्त पर कि वह चुपचाप खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा और अपनी ही आर्मी को मरने देगा। बैटल ऑफ प्लासी कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। मीर जाफर के बिके हुए लोगों ने लड़ने से इनकार कर दिया। सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और एक ही रात में एक छोटी सी कॉर्पोरेशन ने 2 करोड़ लोगों की पूरी इकोनॉमी को खरीद लिया। इस होस्टाइल टेक ओवर का प्राइस टैग क्या था? मीर जाफर के लिए गोल्ड के कुछ बक्से और इस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था? पूरे बंगाल का 100% टैक्स रेवेन्यू। यह कोई हिस्टोरिकल वार नहीं थी, यह हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल कॉर्पोरेट बाईआउट था और लंदन में बैठे उनके इन्वेस्टर और शेयर होल्डर वो रातों रात अरबपति बन गए। आज जब कोई बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म किसी कंपनी को खरीदती है तो वो क्या करती है? एसेट्स बेचती है, स्टाफ को फायर करती है और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। इसे बिजनेस की भाषा में एसेट स्ट्रिपिंग कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने एग्जैक्टली यही किया, पर किसी छोटी कंपनी के साथ नहीं, एक पूरे देश के साथ। बंगाल उस वक्त पूरी दुनिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री था, एक ऐसी अमीर इकोनॉमी जिसे देखकर यूरोप के देश जलते थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब इस दौलत को देखा तो उन्हें यह प्रोस्पेरिटी नहीं बल्कि इनएफिशिएंसी लगी। उन्हें लगा कि इस इकोनॉमी से और ज्यादा पैसे निचोड़े जा सकते हैं। उन्होंने टैक्स रेट बढ़ाकर 60% कर दिया, फिर 70%, फिर 80%। अगर तुम टैक्स नहीं दे सकते तो तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी और अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारे सामने उनकी प्राइवेट आर्मी खड़ी थी। अगले 10 साल तक बंगाल का पूरा पैसा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हुआ, इंडिया से सीधा लंदन। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में आने वाले एक एक पैसा उनके इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में बांट दिया गया। अपने पीक पर ईस्ट इंडिया कंपनी साल का 100% डिविडेंड दे रही थी, हर साल अपना पैसा डबल। ये आज के बिटकॉइन से भी बड़ा रिटर्न था, यह लिटरली क्राइम से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल था। पर इस ब्रूटल प्रॉफिट का कोलेटरल डैमेज कोई एक्सेल सीट नहीं थी, वो जिंदा इंसान थे। 1770 में मॉनसून फेल हो गया, फसलें बर्बाद हो गई और बंगाल में हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूखमरी आ गया। नॉर्मल केस में एक देश का राजा क्या करता? वो अपने अनाज के गोदाम खोल देता, टैक्सेस माफ कर देता और लोगों की जान बचाता। पर ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार या राजा नहीं थी, वो एक प्रॉपर
प्रॉफिट ड्रिवन कॉरपोरेशन थी। लंदन में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ने इस ट्रेजेडी को देखा और उन्हें लोगों की मौत नहीं, अपना मार्जिन प्रॉब्लम दिखा। अगर वो टैक्स कम करते तो उनका डिविडेंड गिर जाता, और अगर डिविडेंड गिरता तो शेयर मार्केट में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टॉक क्रैश हो जाता। तो उन्होंने वही किया जो एक साइकोपैथिक अकाउंटेंट करता है। इस बात को ध्यान से सुनो, जब 1 करोड़ इंडियन भूख से तड़प कर मर रहे थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए टैक्स बर्डन 10% और बढ़ा दिया। जो गांव टैक्स नहीं दे पाए उन्हें जला दिया गया। जिन किसानों ने जिंदा रहने के लिए अपने ही खेतों का अनाज खाया, उन्हें चोरी का इल्जाम में फांसी दे दी गई। कंपनी के खुद के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस भूखमरी के दौरान भी उन्होंने लाखों टन अनाज एक्सपोर्ट किए, वो अनाज जो उन मरते हुए लोगों की जान बचा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बैलेंस शीट पर वो 1 करोड़ लाशें इंसान नहीं थे, वह सिर्फ उनकी इन्वेंटरी थे, एक फाइनेंशियल राइट ऑफ थे। यह एक कैपिटलिस्ट मशीन का ब्रूटल लॉजिक है, और 1770 में यह मशीन परफेक्टली काम कर रही थी। उनका डिविडेंड बच गया, शेयर होल्डर्स को पैसे मिल गए, और हिस्ट्री ने उन 1 करोड़ लाशों को हमेशा के लिए भुला दिया। और अब इस डार्क कॉमेडी का सबसे बड़ा पंचलाइन सुनो। यह कंपनी ह्यूमैनिटी के लिए तो एक डिजास्टर थी ही, पर फाइनेंशियली भी यह एक डिजास्टर बन चुकी थी। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को लूट रही थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के खुद के ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव आज के हिसाब से $40 मिलियन की पर्सनल दौलत लेकर इंग्लैंड वापस लौटा था। उसने महल खरीदे, प्राइवेट आर्मी बनाई, और पैसे के दम पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी सीट खरीद ली। पर जो कंपनी उसने पीछे छोड़ी थी, वो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। उन्होंने टैक्स से जितने पैसे कमाए थे, उससे कई ज्यादा पैसे रिश्वत और गोलियों में जला दिया था। लंदन का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड की सांसें अटक गई। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एग्जैक्टली वही किया जो 2008 में वॉल स्ट्रीट ने किया था। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और बोले, वी आर टू बिग टू फेल। हम इतने बड़े हैं कि हमें डूबने नहीं दिया जा सकता। और गवर्नमेंट डर गई। पार्लियामेंट ने एक मैसिव बेल आउट पैकेज पास किया। ब्रिटिश टैक्स पेयर के पैसे से उस क्रिमिनल कॉर्पोरेशन को बचाया गया जिसने अभी अभी एक देश का ओपनली जेनोसाइड किया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिशियंस को खरीद रखा था। क्लाइव ने आधी पार्लियामेंट ऑन कर रखी थी, और जब तुम्हारा माफिया ही पुलिस को ऑन करता हो तो तुम जेल नहीं जाते, तुम्हें बेल आउट मिलता है। लेकिन तुम एक एम्पायर को किसी सस्ते पेनी स्टॉक की तरह हमेशा रन नहीं कर सकते। 1857 आते आते इंडियन सोल्जर यानी सिपोह का सब्र टूट गया। यह क्रांति सिर्फ धर्म या करतूस के बारे में नहीं थी, यह पिछले 90 साल की उन सारी अट्रियोसिटी का एक्युमुलेटेड बिल था जो अचानक से फट गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 साल तक कानून और मोरालिटी के ऊपर एक सोवर्जिन कॉर्पोरेशन की तरह काम किया था, पर हर माफिया की एक लिमिट होती है। लंदन को समझ आ गया कि अब यह कंपनी एक लाइबिलिटी बन चुकी है। इनका ब्रांड टॉक्सिक हो चुका था और यह वायलेंस उनके पीआर के लिए खराब था। तो ब्रिटिश क्राउन ने वही किया जो एक बड़ी पेरेंट कंपनी अपनी करप्ट सब्सिडियरी के साथ करती है। उन्होंने उसे लिक्विडेट कर दिया। 1858 में क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनकी आर्मी, उनकी जमीन, उनका टैक्स बेस सब क्राउन ने टेक ओवर कर लिया और इस पूरे ऑपरेशन को एक नया नाम दिया गया, द ब्रिटिश राज। कॉर्पोरेशन मर गई पर माफिया ने सिर्फ अपना नाम बदला था। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों पर हंसते हैं क्योंकि वो अजीब से विग्स पहनते थे और तलवारें यूज करते थे। हमें लगता है कि हम आज मॉडर्न और सेफ हैं। सच में आज हमारे पास कॉर्पोरेट आर्मी नहीं है, कॉर्पोरेट लॉबिस्टिस नहीं है। आज भूखमरी नहीं होती, ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं। आज कोलोनाइजेशन नहीं होता, आईएमएफ का डेप्थ ट्रैप और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होता है। तरीके बदल गए हैं, स्प्रेडशीट को पॉलिश कर दिया गया है। पर जो सवाल ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे छोड़ गई थी उसका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या होता है जब एक ऐसी एंटिटी को जिसका इकलौता मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, उन्हें इंसानों की जान लेने की पावर दे दी जाए?